नमस्कार, प्राइम नून में आपका बहुत स्वागत करते हैं। खबरों के साथ मैं हूं हिना जुबैर। हेडलाइंस के बाद अब खबरों को विस्तार से जानेंगे और खबरों की शुरुआत करेंगे आज की सबसे अहम खबर के साथ। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। आर्टिकल 370 से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में तीसरी बार सुनवाई चल रही है। कपिल सिब्बल ने जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के उद्देश्य को रेखांकित करने वाले शेख अब्दुल्ला के भाषण का हवाला दिया, जिसमें जनमत संग्रह के इतिहास पर रोशनी डाली गई। ये भाषण 5 नवंबर 1951 को दिया गया था। सिब्बल ने संविधान पीठ को बताया कि ये प्रावधान अस्थायी कैसे है। सीजेआई ने कहा कि पाकिस्तान एक सामंती राज्य और भारत की तुलना में जहां भूमि सुधार हो रहे हैं, सामंती पाकिस्तान में हमारे हित सुरक्षित नहीं रहेंगे। Why was this crucial? I mean, we are seeing now the modalities which they have put into place for their constitutional design of ultimately abrogating 370. Why was this? जो भी हमारे दलाइल हैं वो अच्छे तरीके से पेश किए जा रहे हैं और हम मुतमईन हैं कि जैसे भी पेशरफ्त हो रही है वो सही हो रही है। तो जो हमारे इसके बारे में मारूज़ात हैं, जो हमारे दलाइल हैं, उन दलाइल की सुप्रीम कोर्ट समाअत कर रहा है। हमारा ये कहना है कि ये टेम्पररी प्रोविजन नहीं है बल्कि परमानेंट प्रोविजन है, एक तारीखी पस मंज़र में। और फिर जो वादे किए गए, जो एक इंतहानी दी गई, जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ थी, उनका हवाला दिया गया और कैसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई। इस बार से किसी और स्टेट में नहीं बनाई गई बल्कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में इसीलिए बनाई गई थी, इसीलिए वो उसका जो प्रोविजन रखा गया था 370 में। तो ये सारे दलाइल पेश हो रहे हैं और हम मुतमईन हैं। एक जो दलील दी गई कि दस्तूर साज असेंबली जो जम्मू कश्मीर की थी उसकी सिफारिश के बगैर ये नहीं होना चाहिए था। ये दलाइल दिया गया। अब दस्तूर साज असेंबली की जो मुद्दत है वो खत्म हो चुकी है। जी, बात ये है ना, जो आईन में था, आईन में ये इख्तियार दिया गया था दस्तूर साज असेंबली को, जो स्टेट की थी वो करती अपना जो भी फैसला करती। उसने फैसला किया हमारी नज़र में उसने फैसला किया नहीं जारी रखना चाहिए और इसकी जो हैसियत है 370 की, वो तो एक परमानेंट हैसियत होनी चाहिए। उसने तो फैसला किया और 370 ने ही उन्हीं को इख्तियार दिया था और उन्हें अपने इख्तियार का इस्तेमाल किया। अभी 5 अगस्त का दिन गुजरा है। तमाम दलीलें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनके जो अलाइज पार्टी की तरफ से दी गई कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारी तब्दीलियां आई हैं, तरक्की हुई है। कैसी तब्दीलियां? अभी देखिए, पहले मुझे लगता है कि एक बिट्रेयल सेलिब्रेट नहीं होता है, वो उनके लिए भी ऐसी अफसोस की बात है जैसे मैंने पहले भी गुजारिश की कि जैसे सबके हमारे लिए है। दूसरी बात यह है कि अगर ज़मीन पर कुछ होता तो फिर असेंबली इलेक्शन नहीं होते, फिर हमारे नौजवान क्यों होते हैं आगरे में, अम्बेडकर नगर में, हरियाणा में, बाकी जगह वो क्यों वो कैदबंद की ज़िंदगी गुजारते? क्यों पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है वो उन पर आयद किया जाता? क्यों मौलाना फारूक अभी 4 साल से वो नज़रबंद है घर में? ये सारी दलील, ये बातें सब इस बात की दलील है ना कि कोई नॉर्मलसी नहीं है, एक नॉर्मलसी का एक नैरेटिव बयानिया बनाया जा रहा है। कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। Jammu and Kashmir were transferred to the president. Right. All the powers of the state legislature were vested in parliament. Right. Now, if that was so, then if 370 bracket. और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं लोकसभा की कार्रवाई में। निम्नलिखित प्रतिवेदन अंग्रेजी और हिंदी में सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 14 श्री प्रहलाद जोशी जी। परमिशन आई राइट टू मूव। एक मिनट। आइटम नंबर 13 श्री कृष्णपाल जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 13 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित भारी उद्योग मंत्रालय से संबंधित संसदीय स्थायी समिति के 311वीं, 316वीं, 319वीं और 321वीं प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन से संबंधित व्यक्तिगत सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 14 श्री प्रहलाद जोशी जी। सर, विथ योर परमिशन आई राइज टू मूव द फॉलोइंग that this house do agree with the 44th report of the Business Advisory Committee presented to the House on 7th August 2023. प्रश्न ये कि ये सभा कार्य मंत्रणा समिति द्वारा दिनांक 7/8/2023 को सभा के 44वें प्रतिवेदन से सहमत है। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में
प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ। महासचिव जी। Sir, I have to report that Rajya Sabha at its sitting held on the 7th August 2023 agreed without any amendment to the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023 and the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2023 as passed by Lok Sabha. जिन मान्य सदस्यों को नियम 37 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामले अनुमोदित पाठ को व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रखने का कष्ट करें। आइटम नंबर 16, मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव। श्री गौरव गोगोई जी। एक पॉइंट सर। सर, सुबह जहां तक मैं जानता हूं, सुबह आपके ऑफिस में एक चिट्ठी आया था सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस में, श्री राहुल गांधी जी गौरव गोगोई के स्थान पर बोल रहे हैं। क्या हुआ सर? हम तो राहुल गांधी जी के भाषण सुनने के लिए हम उत्सुक है सर, हम उत्सुक है राहुल गांधी का। राहुल क्या हो गया ऐसे? क्या एकदम सुबह सर 11:55 इनका चिट्ठी आया है सर, अभी 12 बजे चेंज हो गया। क्या हो गया? थोड़ा हमको समझ में आए सर, यही हमारा रिक्वेस्ट। लेट मी अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड सर। So he just at 11:55 he has given a letter that Mr. Rahul Gandhi is going to speak. What happened in 5 minutes? What is the problem, sir? We are very much enthusiastic to listen Mr. Rahul Gandhi, sir. Rahul Gandhi के बारे में प्रधानमंत्री को बोलो तो सड़क पे हाउस को ऑर्डर में ले। सर, श्री गौरव गोगोई जी। अध्यक्ष महोदय, आपके दफ्तर में अगर क्या हो रहा है, क्या दरखास्त दी गई है, आप खुद ही, आप इस सदन के रक्षक हैं, आपके दफ्तर के अंदर क्या बातचीत हुई है? क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? हम नहीं कहते। कोविड के चाहिए माननीय अध्यक्ष जी, बताना चाहिए। बताइए, एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी, बताइए। प्रधानमंत्री जी का लेंगे आप, प्रधानमंत्री जी का नाम लेते हुए और चेयर का नाम लेते हुए ऐसा अनाप शनाप आरोप नहीं लगा सकते, वो उनको बताना चाहिए। दफ्तर में जो बात हम आपके विश्वास में रखते हैं और आप जो बात हमें कहते हैं उसकी भी विश्वसनीयता हम बचा के रखते हैं। एक मिनट आप सब एक मिनट बैठिए। एक मिनट मैं बैठा हूं ना। माननीय सदस्य, कभी भी कोई भी विषय, ये मेरा चेंबर भी सदन है, आप जानते हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कभी भी ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहिए जिसका कोई तथ्य और सत्य ना हो। मेरा कहना मैंने जो पब्लिक डोमेन में है सर, जो पब्लिक जो पब्लिक डोमेन में है, इन्होंने जो लेटर दिया है और प्रेस को भी कहा है, और प्रेस को भी कहा है सर, प्रेस के पास अनुभव होता है, प्रेस के पास भी सर इनका लेटर है सर, प्रेस पे चल रहा है। उसके बारे में मैंने पूछा, मैंने कुछ सीक्रेट नहीं पूछा, इनका जो सीक्रेट है मैंने नहीं पूछा, लेकिन इन्होंने क्या बता रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम लेके शेयर का गरिमा और एक संसद की, उनको पता है, वो बोलने तो हम भी चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन ऐसा अनाप शनाप आरोप नहीं लगा सकते हैं। अगर मंत्री महोदय अगर ये ऐसा नियम शुरू करना चाहते हैं कि सदन, आपके दफ्तर में जो बात होती है
उसको बाहर उजागर करना चाहेंगे तो बात हम भी रख सकते हैं सर, हम भी उल्टा बात रख सकते हैं अंदर के। तो इस प्रकार के आप संसदीय मंत्री हैं, आप इस Public domain, please understand. It is in the public domain. It is in the media. It is in the social media. What are you talking? हमारे अध्यक्ष महोदय के दफ्तर में जो बातें करते हैं उसको इस प्रकार से आप उसका उल्लंघन मत करिए। आप संसदीय मंत्री हैं, आप तो अपना कर्तव्य याद रखिए। आपका लेटर पब्लिक डोमेन में है। याद रखिए, आप तो अपना कर्तव्य याद रखिए। अध्यक्ष महोदय, अब एक मिनट, महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। कोई भी ऐसा, हम इस सदन की गरिमा के अनुसार बोलें, सदन की परंपराओं के अनुसार बोलें। अविश्वास प्रस्ताव एक गंभीर प्रस्ताव है, तो मेरा सभी सदस्यों से आग्रह है कि वह चर्चा को गंभीरता से करें तो उचित रहेगा। गौरव गोगोई जी। अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव को आपके समक्ष रखता हूं और आपकी अनुमति की अपेक्षा करता हूं कि मैं अपना वक्तव्य रखूं। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने इंडिया अलायंस के इस अविश्वास प्रस्ताव को आपने स्वीकार किया। जब आपने पूछा कि इस अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में कौन कौन खड़ा है, तो मैं इस मन से हमारे सारे इंडिया अलायंस दलों के सांसदों को मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। सर, ये अविश्वास प्रस्ताव हमारी मजबूरी है। ये हमारी मजबूरी है कि हम अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ा, क्योंकि ये बात कभी भी संख्या की नहीं थी, ये बात हमेशा इंसाफ की थी, मणिपुर के इंसाफ की थी। आप पहले प्रस्ताव रख दो आप पहले। सर, प्रस्ताव मैंने आपसे अनुमति मांगा, मैं प्रस्ताव आगे करता हूं। मैं शुरुआत में उनकी अनुमति मांगी। ये इंसाफ मणिपुर की है, मणिपुर के लिए है, इंसाफ है। मैं पढ़ूं महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं कि यह सभा मंत्री परिषद में विश्वास का भाव व्यक्त करती है। सर, अध्यक्ष महोदय, यह अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के लिए हम लाए हैं, इंडिया अलायंस, क्योंकि मणिपुर आज इंसाफ मांगता है, मणिपुर का युवा इंसाफ मांगता है। तो कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव रखा है और उसी पर यहां चर्चा हो रही है। लगातार अहम खबरों का यह सिलसिला जारी है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक और आपको सीधे लिए चलते हैं लोकसभा, जहां अविश्वास प्रस्ताव पर लगातार चर्चा जारी है। इस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। एक और अहम खबर से आपको रूबरू करवाएं। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को समाप्त किए जाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, इसलिए उन पार्टियों पर सवाल खड़ा किया जाने लगा है जो राजनीतिक बयान तो दे रही हैं, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल नहीं की है। जम्मू के डोगरा नेता और सेव स्टेटहुड के अध्यक्ष सुनील डिंपल ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि अफसोस है कि गुलाम नबी आजाद, महबूबा मुफ्ती, अल्ताफ बुखारी और कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल नहीं की। उनका कोई वकील सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। हमारे साथ हैं सुनील डिंपल, जो जम्मू से हैं और मिशन स्टेटहुड के प्रेसिडेंट हैं। आज सुप्रीम कोर्ट आए हैं। जिस तरीके से अब समाज चल रही है, सुप्रीम कोर्ट जो 370 की तमाम पहलू हैं उनको सुन रहा है। कपिल सिब्बल साहब, तमाम वकला जो दूसरे वकला हैं वो तमाम अपनी दलीलें रख रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से? क्या वाकई 370 बहाल होने की कोई उम्मीद नजर आती है? देखिए, जम्मू कश्मीर इस समय अपनी आइडेंटिटी, इतिहास, डेमोग्राफी को बचाने के लिए 5 अगस्त 2019 के बाद जो इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, जिन शर्तों के ऊपर हुआ था, हमारे महाराजा जी जम्मू कश्मीर रियासत को भारत का हिस्सा बना करके गए थे, उस इल्हाक की शर्तों को भारतीय जनता पार्टी ने 5 अगस्त 2019 को एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को तोड़ करके उसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन को तोड़ दिया। फिर हमने ये जंग का ऐलान किया 5 अगस्त 2019 के बाद कि हम जम्मू कश्मीर को, लद्दाख को इकट्ठा करेंगे
और जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ साथ पीओके गिलगित बल्टिस्तान जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है उसे भी भारत का हिस्सा बनाएंगे और जो स्पेशल स्टेटस 370-35 से जो है उसे सब वापस लेंगे, क्योंकि हमारे साथ बहुत बड़ी बेइंसाफी हुई है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जंग हमने सड़कों से, जम्मू कश्मीर की सड़कों से लेकर के पार्लियामेंट तक और पार्लियामेंट से प्रधानमंत्री जी के कार्यालय तक भी ये गई। आज सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं हमारे लिए, तो हम इंसाफ की मांग करने के लिए यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग और जम्मू कश्मीर से हम यहाँ पहुंचे हैं। कई राजनीतिक पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में हैं, कई राजनीतिक पार्टियां सुप्रीम कोर्ट नहीं आई हैं, लेकिन लड़ाई तो सभी लड़ रही हैं। चाहे महबूबा मुफ्ती हो, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, गुलाम नबी आजाद की तरफ से बयान आ रहे हैं, अल्ताफ बुखारी की तरफ से भी बयान आ रहे हैं, और खुद एनसी तो यहाँ पर बाजाब्ता पिटिशनर है। देखिए, उसी बात का तो अफसोस हो रहा है हमें कि जम्मू कश्मीर में तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मुख्यमंत्री बनने के दावे करते हैं, तो सरकार बनाने के दावे करते हैं, लेकिन यहां पे आके तो हकीकत सारी सामने आ गई कि यहां पे किसी का भी, जिनके आपने नाम गिनवाए हैं, किसी का भी वकील यहां पे नहीं खड़ा हुआ। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है कि कोई ऐसा अलायंस बन रहा है जिस जो तमाम पार्टियां इंसाफ हासिल करने के लिए 370 के मसले पर सुप्रीम कोर्ट आई हैं, वो अपना अलग एक अलायंस बना रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कांग्रेस, अगर हम ये कहें कि आज कांग्रेस जिसने पहले प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, अगर वो प्राइम मिनिस्टर को तोड़ करके मुख्यमंत्री बनाया तो किसने बनाया? कांग्रेस ने। अगर जम्मू कश्मीर में ज्यादा सरकार रही है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, कांग्रेस और पीडीपी की, और कांग्रेस और कई जमातों की रही, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, सभी को धोखा किसने किया? कांग्रेस ने। इल्हाक की शर्तें किसने डाइल्यूट की? कांग्रेस ने। यानी कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जिम्मेवार हैं जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए। मैं तो साफ बोलता हूं, हमने ऑल पार्टीज का गठबंधन जम्मू कश्मीर में बनाया था, जिसमें कांग्रेस थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, जम्मू के संगठन, कश्मीर के संगठन सारे थे, लेकिन 370 के ऊपर वो शुआशात की बीमारी समझते थे और उसको अशुद्ध समझते थे 370 को। लेकिन आज जब देखा वो हलवा तैयार है, खीर पक गई है, तो आपके पत्रकार बंधुओं को भी कह रहे हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से। अरे साहब, आप कैसे दावेदार और हकदार हो सकते हैं, कांग्रेस वाले, पीडीपी वाले? बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं लोकसभा, जहां अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। 2 महिलाओं के साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ, अत्याचार हुआ। हमने ऐसे भी एक परिवार से मिले जिसमें एक 80 साल की महिला, जो एक स्वतंत्रता संग्रामी की पत्नी थी, उसको घर के अंदर बंद करके जिंदा जला दिया। जो 2 महिला जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट तक ये बात गई है, उसमें से एक महिला का पत्नी कारगिल में हमारे देश के लिए हमारी सीमा को सुरक्षा कर रहा था। वो कारगिल का जवान बोल रहा है, मैंने देश को बचाया, पर मैं अपने घर और अपने परिवार को नहीं बचा पाया। जब हम उनसे मिलते हैं तो हमको क्या कहें? आप लोग कहते हैं हम फोटो ऑप करने गए थे। सर, दुख के समय में संवेदना उनको देने गए थे। आज महिलाओं, बच्चों के साथ आऊंगा, अब सारे बातों पे आऊंगा, सब पे आऊंगा। धर्मीय जगह को भी बख्शा नहीं गया। धर्मीय अनुष्ठान पर भी आज भीड़ घुसी और उसका असम्मान किया। आज इंटरनेट नहीं है। आप कहते हैं कि सब नॉर्मल है, स्थिर है, आज भी इंटरनेट नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, लोग अपनी बातें नहीं रख पा रहे। आज भी कितनी महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, वो अपनी बात ही नहीं रख पा रहे। वो तो वीडियो वायरल हो गया, नहीं तो मुझे लगता था कि आज तक प्रधानमंत्री मोदी जी मौन रहते अगर वीडियो वायरल नहीं होता। पर ऐसे हजार से ऐसे अत्याचार हुए। लेकिन वहां के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं? अभी ड्रग्स के ऊपर वो बोलते हैं कि ये सब ड्रग्स के लिए हुआ है। अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर पूर्वक मैं ये बात अपने आपके समक्ष सदन में रख रहा हूं कि मणिपुर के मुख्यमंत्री के कार्यालय से जब एक ड्रग माफिया के बड़े नेता को वहां की पुलिस ने पकड़ा, तो मुख्यमंत्री के दफ्तर से फोन गया कि उस ड्रग के माफिया को बचाओ, रिहा करो। और वो ड्रग का माफिया कौन था? वो ड्रग का माफिया आप ही की दल के ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन थे, जो वहां पे जब
इटोचा सिंह को पकड़ा गया, लोयांग नांगबांग इटोचा। जब इस व्यक्ति को पकड़ा गया तो मुख्यमंत्री के दफ्तर से फोन गया कि इसको रिहा करो। और ये इटोचा कौन है? वहीं के राज्य सरकार के पीएचई मिनिस्टर सुशील द्रो के भाई हैं। आज ये इन सरकार राज्य में ड्रग्स की बात करते हैं, ड्रग्स के साथ मुख्यमंत्री महोदय के दफ्तर का ताल्लुकात है। ये बात मैं नहीं कर रहा, वो पुलिस अफसर जिनको इनकी राज्य सरकार ने मेडल दिया, वो आज वो बात कर रही है कि ये सरकार ने मुझे मेडल दिया और यही सरकार मुझे ड्रग्स से जुड़े हुए इनके दल के नेताओं को छोड़ने के लिए कह रही है। उन्होंने अपना मेडल वापस कर दिया राज्य सरकार। पॉपी फार्मिंग की बात करते हैं। आज आपका ही नारकोटिक्स एंड अफेयर्स ऑफ बॉर्डर NAB ये कहता है द स्केल ऑफ पॉपी प्लांटेशन इन मणिपुर हैज स्प्रेड अक्रॉस 15,400 acres of land in the hills between 2017 and 2023। 2017 में आपकी सरकार आई थी। आज इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 में कहता है that within 2 years time the forest area of Manipur has decreased by 248.63 square kilometers। ये आपके सरकार के नजर के सामने वहां के जंगलों को काटा जा रहा है और पॉपी फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। गृह मंत्री ड्रग्स को लेकर बार बार वक्तव्य देते हैं, लेकिन गृह मंत्री महोदय आपको भी पता है कि पिछले 5-6 सालों में ड्रग्स की यह समस्या कमी नहीं, थमी नहीं, बढ़ती जा रही है। लगभग 2017 में NCRB का डेटा है 1113 केसेस, 2021 में 3611। तो ड्रग्स की समस्या आज बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि वो मौन रहे ताकि उनकी राज्य सरकार की छवि धूमिल ना हो, क्योंकि उनको छवि से लगाव है। चाहे लोगों पे अत्याचार हो, ड्रग्स की समस्या बड़ी हो, ये उनके लिए महत्व नहीं रखता। पर जैसे कि मैंने कहा कि उनके मौन रहने का कारण 3 है, अभी तो मैंने सिर्फ एक कारण का उजागर किया। और दूसरा कारण यह है, और बहुत मैं सम्मानपूर्वक ये बात कहना चाहता हूं, दूसरा कारण प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन रहने का यह है कि आज भारत केंद्र सरकार का गृह विभाग और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आज विफल हुए हैं। क्या हो रहा है मणिपुर में? 5000 से ज्यादा हथियार आज लोगों के हाथों में हैं। लगभग 35 पुलिस स्टेशंस में भीड़ वहां जाकर वहां से हथियार अपने साथ ले जाते हैं। कभी आप जितने भी राज्यों का आपने जो उजागर किया है, कभी ऐसी स्थिति देखी है कि 2 महीनों में एक भीड़ पुलिस थाने में जाकर, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में जाकर वहां पे जो हथियार है वो लेके जाती है? क्या क्या हथियार ले गए हैं? क्या क्या हथियार लूट के ले गए हैं? इंसास राइफल, AK-47, लाइट LMG लाइट मशीन गन, सेल्फ लोडिंग राइफल, SMC, मोटर, ग्रेनेड, बुलेट प्रूफ जैकेट, 6 लाख एन्यूमेशन, 6 लाख गोलियां आज लोगों के बीच में है। कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला नहीं है? कहां है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार? ये जो बंदूक है, ये जो गोलियां हैं, किस पर चलाएंगे? ये गोलियां हमारे भारतीय सेना के नौजवानों पे चलाएंगे। ये गोलियां मणिपुर के पुलिस पर चलाए जाएंगे। ये गोलियां मणिपुर के निहत्थे लोगों पर बरसाए जाएंगे। क्या क्या आपने आज ये जो हथियार है सिर्फ मणिपुर तक सीमित नहीं रहेंगे सर। लगभग ये जो 6 लाख एम्यूनिशन है, गोला बारूद है, AK-47, ये तो युद्ध के हथियार है, ये युद्ध के अस्त्र है। ये सिर्फ मणिपुर तक नहीं सीमित रहेंगे, ये आज उत्तर पूर्वांचल में भारत के अलग अलग जगह में ये हथियार जाएंगे और भारत के समाज को
आज अशांति का वातावरण बनाएंगे। तो क्या कर रहे हैं आप? आज दुख की बात है कि अभी मुख्यमंत्री पहले तो समाज पर दोष ठहरा रहे थे, अब मुख्यमंत्री, मणिपुर के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार और असम राइफल्स पे आज निशाना साध रहे हैं। आज ही हमें सुनने में मिला कि असम राइफल्स, जिसको जिम्मेवारी दी गई है देश को, लोगों को बचाने के लिए, उनको हटाया जा रहा है। मुख्यमंत्री के घर के जो विधायक हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो पूछते हैं कि इतने हथियार कहां से आए, क्या कर रही है केंद्रीय शासित सुरक्षा दल। ये असम राइफल्स किसके अनुसार काम करता है? ये असम राइफल्स गृह विभाग के मंत्रालय से इनको निर्देश दिया जाता है। तो एक ऐसी व्यवस्था बन गई है मणिपुर में कि मणिपुर के पुलिस आज असम राइफल्स के जवान पर उंगली उठा रहे हैं, असम राइफल्स के जवान आज मणिपुर के पुलिस पर उंगली उठा रही है। ये बना है 21वीं सदी के भारत में। ऐसे हम समाधान कर रहे हैं पिछले 3 महीनों से। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो जांच कमेटी बैठाई, उससे साफ साफ साबित होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो काम है उसको स्वीकार नहीं किया है। आज इसीलिए कमेटी बैठाई गई है। मैं पूछना चाहूंगा कि गृह मंत्री, आपने एक 51 मेंबर्स का कमेटी बैठाया, कितने बार वो कमेटी बैठी? आप 3 दिन थे, आप वहां पे गए, 51 आपने एक पीस कमेटी बैठाई, अच्छी बात है, लेकिन वो कमेटी आज तक असफल रही। गृह मंत्री ने कहा कि मैं 15 दिन बाद में आऊंगा, पर गृह मंत्री 15 दिन हो गए हैं पर मणिपुर में दिखाई नहीं दिए। जब और इस वक्त की अहम खबर राजौरी से आपको देते हैं, जहां एनआईए की टीम पहुंची है खवास इलाके में। आपको बताएं कि मुठभेड़ की जगह पर एनआईए की टीम पहुंची है। इस मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया था। तो बेहद अहम ये खबर राजौरी से, जहां एनआईए की टीम खवास इलाके में पहुंची है। मुठभेड़ की जगह पर एनआईए की ये टीम पहुंची है। इस मुठभेड़ में एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। तो बेहद अहम राजौरी से ये बड़ी खबर, जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। तफसीलात लगातार आप तक पहुंचाएंगे। एनआईए की टीम पहुंची है खवास इलाके में, जहां मुठभेड़ की जगह पर यह टीम पहुंची है। एक आतंकी इसमें मारा गया था। और यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद धार भी रफ्तार भी पर नजर डालेंगे।